Zombie apocalypse. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी ऑफ नॉलेज में आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारी क्लास है पीपीसी चैप्टर नंबर 4 जनरल एक्सेप्शंस के हवाले से। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूं कि मैंने पीपीसी की क्लासें जो शुरू की हैं चैप्टर वाइज आपको क्लासें करने की कोशिश मैंने करना है कि पहला चैप्टर हमने चैप्टर 3 से स्टार्ट किया था। चैप्टर 3 से पहले कुछ काफ़ी डेफिनेशंस हैं, मज़ीद जो एक दो चीज़ें आती हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन चैप्टर 3 हमने पनिशमेंट के हवाले से पूरा चैप्टर क्लास में हमने कवर किया था और आज हम जनरल एक्सेप्शंस को कोशिश करेंगे क्लास में हो, लेकिन मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। टाइम को देखेंगे, जहाँ तक जो है जितनी क्लासें होंगी शायद हम प्राइवेट डिफेंस को हम अगली क्लास में कवर कर सकें, बाकी इंशाल्लाह हम इधर कवर कर लेंगे। बेसिकली जनरल एक्सेप्शंस को हम देखते हैं। एक्सेप्शन को उर्दू में लफ्ज़ कहते हैं इस्तस्ना, जिसको कहा जाता है इस्तस्ना। इस्तस्ना कहते हैं बाज़ जराइम हैं तो जराइम, लेकिन ज़रूरत के तहत किसी ख़ास नोयत के हिसाब से, किसी ख़ास वक्त के एतबार से ये जुर्म फिर जुर्म नहीं रहता। इनका जिक्र चैप्टर नंबर 4 में है, जनरल एक्सेप्शंस। बहुत सारे जराइम हैं जिनके पीपीसी में जराइम का जिक्र भी किया गया है और जराइम का सज़ा भी बताया गया है कि ये जराइम ये सज़ा इन जराइम के सरजद होने पे दिया जाएगा। लेकिन इन जराइम को किसी ख़ास नोयत पे, किसी ख़ास वक्त पे अगर ये जराइम सरजद हो जाती हैं तो इनको इस्तस्ना हासिल है, इनको सज़ा नहीं होगी या ये जुर्म ही नहीं कहलाएगा। इस चैप्टर में हम बात करेंगे। इस चैप्टर नंबर 4 जो है शुरू होता है सेक्शन नंबर 76 से शुरू होता है और ये सेक्शन नंबर 105 तक चला जाता है। ठीक है जी। अब 76 से जो 95 तक जो होता है वो 76 से 95 तक ये जनरल एक्सेप्शंस हैं और इसी जनरल एक्सेप्शन का एक पार्ट जो है प्राइवेट डिफेंस से 96 से लेकर 105 तक ये प्राइवेट डिफेंस के हवाले से आता है। ये भी जनरल एक्सेप्शन के अंदर ही है बेसिकली, लेकिन ये अलग चैप्टर है जहाँ पर प्राइवेट डिफेंस से कुछ सेक्शन है। बहरहाल इसको कोशिश करेंगे इस क्लास में थोड़ा सा टच दे दें, लेकिन कंप्लीट प्राइवेट डिफेंस की इंशाल्लाह मैं नई क्लास बनाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का पूरा लेआउट यहाँ मैंने बनाया है। चैप्टर लेआउट में ये है कि ये सेक्शन के हिसाब से मैंने सेक्शन बनाए हैं। यहाँ पर सेक्शंस मैंने आपको बताए हैं, ये सेक्शंस बताए हैं और यहाँ पर हमने इसको सेक्शन और सेक्शन के आगे कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है। हम डिस्कस करेंगे सेक्शन जो है क्या है और इसके डिस्क्रिप्शन क्या है। जनरल एक ओवरव्यू के साथ हम इंशाल्लाह सेक्शंस की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन, ये इस चैप्टर का सेक्शन शुरू होता है 76 से शुरू होता है 76 और 76 सेक्शन जनरल ओवरव्यू जिसके मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जिसको बाउंड बाय लॉ, मतलब इसको मैं हल्का से डिफाइन करूं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाय लॉ इससे कहते हैं कोई भी पब्लिक ऑफिशियल, मतलब कोई गवर्नमेंट मुलाजिम या कोर्ट से कोई अथराइज पर्सन जिसकी ड्यूटी में शामिल है बाउंड बाय लॉ, वो इसके बाउंड है लॉ के हिसाब से कि वो कोई काम करे, कोई गिरफ्तारी सपोज करे, इसको करने का ये बाउंड है। सपोज करे पुलिस ऑफिसर है जो बाउंड है कि किसी क्रिमिनल को गिरफ्तार करे, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने गलती से किसी और को गिरफ्तार कर लिया, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। ये बाउंड बाय लॉ था कि गिरफ्तार करे, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद पता चला कि बाउंड बाय लॉ था, लेकिन जो गिरफ्तार कर चुका है वो पर्सन कोई और है जो इसने गलती से किया है। इसको कहते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट। सेक्शन नंबर 67 इसी पे डील करता है। इसके बाद मैंने 77 और 78 को मैंने नेक्स्ट पे लिखा है, यहाँ पे 77 78 लिखा है, लेकिन इसको 79 इसलिए किया, ये भी इससे मिलता जुलता है। सपोज करें मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाय लॉ को मैंने किया मिस्टेक ऑफ ऑफिशियल बाउंड बाय लॉ। एक ऑफिशियल जो है जिसकी ड्यूटी है किसी काम को करने के लिए, लेकिन वो गलत तरीके से काम करता है, वो काम गलत करता है, तो इसको मिस्टेक ऑफ लॉ फैक्ट कहते हैं। और जो बंदा बाउंड ऑफ लॉ था इसने गलत कर लिया, जो पर्सन को इन्होंने गिरफ्तार करना था पुलिस ने इसको गलती से किसी और को गिरफ्तार कर दिया, तो ये सेक्शन नंबर 76 इसको डील करता है। इसके बाद अगला 77 78 फिर ये दोनों सेम है इसलिए मैंने अलग किया हुआ है। सेक्शन नंबर 79 जो है इसको मैंने यहाँ लिखा है मिस्टेक ऑफ लॉ है, जस्टिफाइड बाय लॉ। जनाब ये इसमें थोड़ा सा फर्क है मिस्टेक ऑफ बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ में। बाउंड बाय लॉ मतलब एक बंदा जो किसी काम को करने के लिए लॉ की तरफ से बाउंड है,
इसकी जिम्मेदारी है, फर्ज में शामिल है कि ये काम करे, वो गलत करता है तो मिस्टेक अफेक्ट हो गया। लेकिन दूसरा जो है मिस्टेक ऑफ लॉ, जिसको जस्टिफाइड बाय लॉ जहां पे कहा गया, ये ऐसा मामला है कि अगर कोई पर्सन जिसकी ड्यूटी नहीं है, बाउंड नहीं है किसी काम को करने के, लेकिन अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझ के कोई काम करता है, अगर ये अखलाकी जिम्मेदारी समझ के काम करता है लेकिन इसमें गलती करता है, कोई गलत काम करता है, वो अखलाकी जिम्मेदारी समझ के, मैं एग्जांपल देता हूं, कोई चोर था, इसने कोई चोर जा रहा था, आपने किसी को, एक चोर जा रहा था, चोर के पीछे एक बंदा जा रहा था, तो आपको इसने देखा कि चोर जा रहा है, किसी ने आवाज दी, तो इसने गलती से चोर को पकड़ने के बजाय इस बंदे को पकड़ा जो चोर के पीछे भाग रहा था, तो लिहाजा इसने क्या किया, गलत कर लिया, गलती कर ली। गलती की मतलब यह है कि इसने अपने आप को, ड्यूटी तो नहीं थी, अखलाकी जिम्मेदारी समझ रहा था कि इस चोर को मुझे पकड़ लेना चाहिए, लेकिन इस चोर को पकड़ा लेकिन गलत बंदे को पकड़ लिया, तो इसको कहते हैं जस्टिफाइड बाय लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ कहते हैं। ये सेक्शन नंबर 79 आ गया। अब दोनों में डिफरेंस यहां मैंने लिखा है 76 जो हमारे पास है, मिस्टेक ऑफ ऑफिशियल बाउंड बाय लॉ, ये एक ऐसी गलती है जो एक ऑफिशियल करता है, इसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहते हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ एक सिटीजन, एक पर्सन करता है जो अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझ के करता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी थी नहीं, लेकिन अखलाकी तौर पे इसका फर्ज था कि ये काम करे, करता है, गलती हो जाती है, इसको हम कहते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ कहते हैं, और जस्टिफाइड बाय लॉ कहलाता है। इसके बाद 77 और 78 इनको अलग से लिखा, ये दोनों सेम सेक्शन है। 77 एक्ट ऑफ जज, कोई भी जज अपनी ड्यूटी के दौरान अपने गुड फेथ के अंदर कोई भी फैसला देता है, अगर वो फैसला गलत भी है तो जज को एक्सेप्शन हासिल है, जज जो है इसका कोई सी चीज का जिम्मेदार नहीं है। इसके बाद अगला हमारे पास 78 इसको डील करता है, एक्ट इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ जज, कोई ऐसा काम हो जाता है किसी जज के ऑर्डर को परसू करने के लिए, जज ने ऑर्डर किया कि फलां जगह ये कब्जा खाली कराया जाए, तो कोई ऑफिशियल जो है जज के ऑर्डर के ऊपर जाके जो काम करता है, तो इसमें वो ऑफिशियल जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इसने जज के हुक्म को मनवाने के लिए, जज के हुक्म को परसू करने के लिए ये काम इसने अमल अंजाम दिया, तो लिहाजा इसको भी एक्सेप्शन हासिल है 78। इसके बाद हम आते हैं 80 में, एक्सीडेंट डूइंग इन लॉफुल एक्ट। 80 इसको डील करता है, कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा हो जाता है किसी लॉफुल एक्ट के अंदर। यहां पे मसला यह है कि कोई लॉफुल एक्ट, काम भी लॉफुल होना चाहिए, अच्छा तरीका भी लॉफुल होना चाहिए, इसके तमाम सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए, नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा काम जिसमें मिस फॉर्चून, गलती से कोई एक्सीडेंट वाक़या हो जाता है, इसमें कोई बंदा किसी जुर्म का जिम्मेदार, किसी एक्सीडेंट का जिम्मेदार नहीं हो सकता है। इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन आ गया, इंशाल्लाह सेक्शन के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद अगले हमारे पास 81 है नेसेसिटी। नेसेसिटी किससे कहते हैं, जरूरत के तहत। जरूरत के तहत कोई काम अगर हम करते हैं, जो उसकी जरूरत थी, अशद जरूरत थी, अगर वो काम ना करते तो कोई और वाकई इससे बड़ा रोनुमा हो सकता था, तो इस सूरत में भी ऑफेंस नहीं कहलाता। शर्त यह है कि आपने कोई ऐसा काम किया करने के बजाय एक बड़ा नुकसान आपने अगर बचाया है, तो वो नेसेसिटी के अंदर आएगा। सेक्शन 81 के तहत इसको भी एक्सेप्शन हासिल है। अब यहां पर हमारे पास सेक्शन 82 एंड 86, 82 से लेके 86, गलती से कहा मैंने, सेक्शन 82 से लेके सेक्शन नंबर 86 तक, ये सारे के सारे देखें जी, यहां पे कोई आई फैक्टर आ रहा है। यहां देखें, याद करने में भी आसानी होगी, एक इन्फेंसी आ रहा है आई, इमेच्योरिटी आ रहा है आई, इंसैनिटी आ रहा है आई, इंटॉक्सिकेशन आ रहा है आई, तो ये आई फैक्टर आ रहा है सेक्शन 82 से लेके 86 तक। तो इसमें क्या है, इसमें यह है सेक्शन 82 इन्फेंसी, कोई भी बंदा, यहां मैंने लिखा लेस देन 7 ईयर, कोई बच्चा 7 साल से कम है, इसको मुकम्मल एक्सेप्शन हासिल है, वो कोई भी जुर्म नहीं माना जाएगा, वो कुछ भी करे इसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल सकता। इसके बाद सेक्शन 83 इसको डील करता है इमेच्योरिटी को। इमेच्योरिटी 7 से लेके 12 साल तक, यहां मैंने निशान लगाया, 17 से लेके 12 साल तक अगर कोई बच्चा कोई गलती करता है तो इसको इमेच्योर, ये अदालत के डिस्क्रिशन के ऊपर होगा, अदालत मुख्तलिफ तरीकों से इसको एग्जामिन करेगी, एग्जामिनेशन के बाद ये डिसाइड करेगी इमेच्योर है, ये काम के नेचर को जानता था, अगर काम के नेचर को जानता था तो जुवेनाइल कोर्ट के अंदर इसका ट्रायल चलेगा, अगर काम के नेचर को नहीं जानता था गलत है या सही है, इस सूरत में इसको भी एक्सेप्शन हासिल है। सेक्शन नंबर 84 इंसैनिटी, पागल मतलब अनसाउंड माइंड, कोई भी बंदा जो
नशे इंटॉक्सिकेटेड बंदा है, नशे के अंदर है, या इसके अंदर जो है कोई पागलपन है, इसकी किसी एक्शन के ऊपर इसके ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता, इसको भी एक्सेप्शन हासिल है। सेक्शन नंबर 85 86 के अंदर इंटॉक्सिकेशन है। इंटॉक्सिकेशन का मतलब कोई काम जो नशे की हालत में होता हो, इसको एक्सेप्शन हासिल है। यहाँ पे एक चीज है, सेक्शन 85 86 दो इसलिए है, 85 नशा वो नशा जो किसी के नॉलेज के बगैर दिया गया हो, मतलब इसको पता ही नहीं था कि मैं नशे कोई चीज पिलाई जा रही है, इसने गलती से पी लिया, और इसके मुकाबले में जो भी इसके अगेंस्ट में जो भी इसके साथ जुर्म इसके हाथ से सरजद हुआ, ऐसी कोई सजा नहीं है, वो जुर्म नहीं कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास सेक्शन 87 से लेकर 92 तक, पहले मैं आउटलाइन बता रहा हूँ चैप्टर का, इंशाल्लाह आगे हर एक को डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 87 से लेकर 92 तक ये हमारे पास कंसेंट, कोई भी जुर्म जो कंसेंट, फॉर एग्जांपल मैं लिख के देता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने मिसाल दिया गेम्स या मेडिकल ऑपरेशंस के अंदर होता है ये गेम्स, मैं गेम खेल रहा हूं, फॉर एग्जांपल मुझे बॉक्सिंग खेलनी है, बॉक्सिंग खेलने के अंदर जब मुझे भी लग सकता है, कहीं भी लग सकती है, और मैं किसी को भी कहीं भी मार सकता हूं, अगर इसके मुकाबले में मैं गेम के अंदर उतरने के बाद, कंसेंट देने के बाद, गेम में उतरने के बाद कोई भी हादसा रोनुमा होता है, कोई हार्ट रोनुमा होता है, वो ग्रीवियस हार्ट लगता है, किसी को डेथ हो जाती है, इसके अंदर कोई ऑफेंस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं चलेगा, क्योंकि आपने कंसेंट दिया है, रिटर्न दिया है। इसके बाद मेडिकल ऑपरेशन, जब भी डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो कंसेंट रिटर्न लेता है, अगर खुद कोई छोटा बच्चा है तो इसके जो वारिसिन से ले लेता है, इनके बड़े लोग, बड़े जो इनके बड़ों से, तो फिर डॉक्टर कोई गलती से जानबूझ के तो नहीं करता होगा, अगर गलती से कोई मतलब मरीज की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग ऑपरेशन, तो डॉक्टर के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता। इसके बाद ये सेक्शन 87 से लेकर 92 तक सारे के सारे कंसेंट के हवाले से हैं। 93 हमारे पास कम्युनिकेशन इन गुड फेथ, अगर मैं कम्युनिकेशन किसी को कोई गुड फेथ में कोई चीज बता देता हूं, कि फॉर एग्जांपल किसी को मरज बताया, मैंने कहा भाई कोई डॉक्टर कहता है किसी को आपको कैंसर है, अब वो सुनने के बाद वो बंदा अगर मर जाता है तो डॉक्टर इसका जिम्मेदार नहीं है, डॉक्टर ने कहना है, डॉक्टर ने बताना है कि भाई कैंसर है, आप ये दवाइयां आप इस्तेमाल करें, ये आप एहतियात करें, तो ये बताना तो पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर के बताने के बाद बंदा जो है इसको एक्सीडेंटली इसकी डेथ हो जाती है, इसका मतलब हार्ट बीट बंद हो जाता है, तो इस सूरत में डॉक्टर कोई जिम्मेदार नहीं है, इसके बाद मुकदमा नहीं चल सकता है। इसके बाद अगला सेक्शन नंबर 94 कंपल्जन, मजबूरी में किए गए काम, इसमें कुछ काम एक्सेप्शन है, फॉर एग्जांपल मर्डर नहीं कर सकते, मजबूरी में किसी की जान आप नहीं ले सकते, मजबूरी में अगेंस्ट स्टेट कोई ऑफेंस आप नहीं दे सकते, गद्दारी वाला कोई काम आप नहीं कर सकते जो स्टेट के खिलाफ हो, इनमें कोई एक्सेप्शन हासिल नहीं। इनके अलावा कोई भी काम जो आप मजबूरी में कर लेते हो, किसी ने आपके सर पे गन रखा और ये काम करवा दिया, तो इसका भी कोई मुकदमा नहीं चलेगा, इसको भी एक्सेप्शन हासिल है। इसके बाद सेक्शन 95 कॉजिंग स्लाइट हार्म, बिल्कुल लिटिल सा कोई जख्म, कोई ब्लेड से कट लग गया जी, कोई सुई चुभो दिया, कोई पेन कहीं पे लग गया, इसको भी एक्सेप्शन हासिल है। ये 95 है। सेक्शन नंबर 96 to 105, ये सेक्शन जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के हवाले से है, जिसके अंदर बंदा प्राइवेट डिफेंस का इख्तियार कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है, ये सेक्शन नंबर 96 से 105 तक है। व्यूअर्स, मैंने सेक्शन नंबर 76 से लेके 196 105 तक मैंने तमाम सेक्शन का ओवरव्यू आपको दिया, कैटेगराइज कर लिया। इंशाल्लाह आगे वन बाय वन इसको हम देख लेंगे। आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब मैं जल्दी से इन सेक्शन को आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स अगर जरूरत पड़ी तो मैं दे दूंगा। सबसे पहले सेक्शन नंबर 76 मिस्टेक ऑफ लॉ है, ठीक है जी। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, कोई भी बंदा कोई ऐसा काम जो इस कानूनी तौर पे बाउंड है इस काम को करने के लिए, अगर वो काम करने में गलती हो जाती है तो इसको हम सेक्शन नंबर 72 77 के एक्सेप्शन हासिल है। इसके इलस्ट्रेशन एग्जांपल मैंने दिया। एक्स इज एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक्स जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑफिसर है जिसके पास ऑर्डर है वाई को गिरफ्तार करे। एक्स एक पुलिस ऑफिसर है या अदालत का कोई मातहत ऑफिसर है जिसने वाई को गिरफ्तार करने, इसके पास कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, लेकिन इंक्वायरी के दौरान ये जेड को वाई समझ के गिरफ्तार करता है। ये बात जहन में रखे, बाउंड बाय लॉ है, गिरफ्तार इसने करना है, ये इसकी जिम्मेदारी में शामिल है, लेकिन वाई को इसने गिरफ्तार करना था, वाई के पास अरेस्ट वारंट है, लेकिन इसने गलती से जेड को गिरफ्तार कर लिया, तो लिहाजा ए ने कोई ऑफेंस अंजाम नहीं दिया, ए को एक्सेप्शन हासिल है। सेक्शन नंबर 77 प्रिविलेज ऑफ जज है। जज अपने गुड फेथ के अंदर जो भी फैसले दे देता है, ये देखें विच इज इन गुड फेथ, ठीक है ना,
जो भी फैसले, आप बहुत सारे फैसले होते हैं जो कोई सजा हो जाती है, बंदा 2-3 साल जेल में चला जाता है, अगले कोर्ट के अंदर पता चलता है कि सजा गलत थी, तो लिहाजा जज के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकता सेक्शन 77 के तहत। इसके बाद सेक्शन 78 है, नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। मतलब सेक्शन नंबर 78 ये कहता है कि किसी भी जज के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए, जज को ऑर्डर को फुलफिल करने, जज ने ऑर्डर किया कोई काम करो, तो वो बंदा कोई काम करता है तो इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी, वो काम जिस तरह भी हो इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि इसने परसुएंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ जज के तहत इसने जो काम सरंजाम दिया है। सेक्शन नंबर 78 मैं रीड नहीं कर रहा, जल्दी जल्दी इंशाल्लाह आगे बढ़ रहा हूँ, टाइम बहुत हो रहा है। इसके बाद सेक्शन नंबर 79 मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। ठीक है जी, ये हमारे पास पहले था बाउंड बाय लॉ, अब ये जस्टिफाइड बाय लॉ है। मैंने कहा नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एनी पर्सन, किसी भी बंदा, कोई पर्सन ये काम करता है हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ, मतलब वो कहता है कि मेरी अखलाकी जिम्मेदारी है कि मैंने कोई, फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल में बता देता हूं, क्योंकि एक बंदा है कहीं पे, मैंने पहले भी बताया कि एक चोर कहीं जा रहा था, इस चोर के पीछे काफिला जा रहा था इसको ढूंढने, इसको पकड़ने के लिए। एक बंदा रास्ते में अचानक आ गया, इसने गलती से चोर समझ के पूरा काफिला जा रहा था, किसी और बंदे को पकड़ लिया, क्या पता ना पकड़ता तो वही बंदा जाकर चोर को पकड़ सकता था, तो लिहाजा सबसे स्पीड से दौड़ने से ये समझ गया कि यही चोर होगा, तो इसने पकड़ लिया, तो लिहाजा इसने कोई भी ऑफेंस सरंजाम नहीं दिया, तो लिहाजा इसको भी कोई सजा नहीं है, एक्सेप्शन हासिल है सेक्शन 79 के तहत। सेक्शन 80 है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को पहले मैंने लाइटली बताया था, अब यहां पे देखें जी, एक्सीडेंट को पूरा मैं नहीं करूंगा, एक्सीडेंटली कोई भी हादसा जब रुनुमा होता है तो ये हादसा रुनुमा कैसे होगा, लॉफुल एक्ट होना चाहिए, लॉफुल मैनर में होना चाहिए, लॉफुल मीन्स में होना चाहिए, विथ प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन, बिल्कुल प्रॉपर केयर के साथ, कोई नेग्लिजेंस नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई इसके अंदर जो है इंटेंशन नहीं है, मिस फॉर्चून के तहत कोई चीज गलती हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसमें कोई मुकदमा नहीं चल सकता। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है कुल्हाड़ी से कोई वो काम करा, कुल्हाड़ी के साथ काम करा था और साथ में कोई बंदा बैठा हुआ था, इसको पता ही नहीं था कोई बैठा हुआ है, इसने कुल्हाड़ी से, अचानक ऐसा हुआ कुल्हाड़ी के दस्ते से कुल्हाड़ी निकल गई, जाके इसके सर पे लग के जो है वो बंदा जो है हार्ट हो गया या इसके बाद इसकी डेथ हो गई, तो ये हमारे पास किसी बंदे जो जिसके हाथ से कुल्हाड़ी गई इसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, क्योंकि इसको एक्सेप्शन हासिल है, इसने कोई इंटेंशन के तहत नहीं किया है, वो अपने लॉफुल काम कर रहा था, लॉफुल मैनर के तरीके से हिफाजती इक़दाम करके कर रहा था, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि साइड में कोई बंदा के बैठा हुआ है और जिसको जाकर कुल्हाड़ी लगी, इसकी जिम्मेदारी इस पर नहीं है, ये इसको भी एक्सेप्शन हासिल है सेक्शन 80 के तहत। सेक्शन 81 नेसेसिटी जरूरत के तहत कुछ ऑफेंस किए जा, फॉर एग्जांपल इसका मैंने जो व्हाइट वाला हिस्सा पढ़ना है, अच्छा, नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm, मतलब इसने कोई नुकसान पहुंचाया कुछ, लेकिन if it to be done without any criminal intention, इसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, to cause harm, इसको नुकसान पहुंचाने का क्रिमिनल इंटेंशन तो नहीं था, and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm, ये देखें जी, टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी, मतलब किसी बंदे ने बगैर किसी लीगल इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन के किसी कोई ऐसा काम अंजाम दिया जो बेसिकली ऑफेंस था, लेकिन इस ऑफेंस को करने का मकसद ये था कि किसी और ऑफेंस को बचाने, किसी और नुकसान को बचाने के लिए, किसी की प्रॉपर्टी नुकसान हो रही थी और किसी का जो है पर्सन की जान नुकसान हो रही थी, तो इसलिए इसने क्या किया, एक काम अंजाम दिया। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल किसी घर में आग लग जाती है, घर में आग लग जाती है, तो देखा इस घर के अंदर जो है बच्चे हैं या कोई है जो अंदर कोई घर वाले हैं जो चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, तो इसने दरवाजे पे गया, डेफिनेटली दरवाज़ा बंद था, जब भी तो लोग अंदर चीख रहे थे, तो इसने क्या किया, साथ के बराबर वाले घर में जब देखा तो बराबर के घर में दरवाज़ा बंद पड़ा, ताला लगा हुआ था, तो इसने क्या किया, इस ताले को तोड़ दिया, ठीक है, जुर्म किया, घर के अंदर दाखिल हुआ, जुर्म किया। अगर इस घर के अंदर दाखिल हो के इसके अंदर से छत से या इसके अंदर से किसी तरह जाके इन बच्चों तक एक्सेस कर लेता है या एक्सेस करने में नाकाम हो जाता है, लेकिन मेहनत कर ली क्योंकि किसी की जान बचाई जा सके, तो लिहाजा जो जिससे घर के ताला टूटा है या जिससे घर के अंदर ये बंदा दाखिल हुआ है
वो इसके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकता। लिहाजा इससे कोई क्रिमिनल इंटेंशन था नहीं। इसने क्या किया, किसी और हार्म को, बड़े हार्म को बचाने के लिए, बचा सका नहीं बचा सका बात की बात है, लेकिन इस बड़े नुकसान को बचाने के लिए, लोगों की जानें बचाने के लिए छोटा सा ऑफेंस कर लिया। इसको भी एक्सेप्शन हासिल है, इसको भी कोई, इसके खिलाफ भी कोई मुकदमा नहीं चल सकता। इसके बाद हमारे पास सेक्शन 82 है इन्फेंसी के हवाले से। इन्फेनिटी कहते हैं शीरख्वार को कहते हैं। ये देखिए अंडर 7 ईयर ऑफ एज, भाई कोई ऑफेंस नहीं हो सकता अंडर 7 ईयर ऑफ एज। 7 साल के कम बच्चे को एक्सेप्शन हासिल है। वो किसी को क्रिमिनल इंटेंशन तो होगी ही नहीं, गलती से किसी को पत्थर लग गया, किसी को कुछ नुकसान पहुंचा भी दिया तो इसने कोई ऑफेंस नहीं किया, इसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल सकता। इसके बाद सेक्शन नंबर 83 इनमेच्योरिटी का है। मैच्योरिटी मतलब ये आता है अंडर एज ऑफ 12, 7 साल से 12 साल के दरमियान जो आता है वो 7 साल से ऊपर, 12 साल से कम। 7 साल से ऊपर वाला जो है इन्फेंट में नहीं आता, अलबत्ता इमेच्योर हो सकता है। इसमें देखा जाएगा कि जज देखेगा कि इसके अंदर जो है, जो नेचर ऑफ एक्ट को, मतलब जो काम इसने अंजाम दिया है, क्या वो इस एक्ट के नेचर को समझता है। वो जज के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। जज इससे कोई मुख्तलिफ सवालात करेगा, किसी तरह एग्जामिनेशन के बाद जज ये फैसला करेगा कि ये बंदा मैच्योर था या नहीं था। अगर मैच्योर नहीं था, मैच्योरिटी नहीं थी, तो इसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा। अगर मैच्योर समझा जाता है इसको कि इसने हाँ जी इंटेंशन के साथ, नुकसान पहुंचाने के साथ, पहुंचाने के लिए इसने ये काम किया है, तो लिहाजा इससे कोई मुकदमा चलेगा जुवेनाइल कोर्ट के अंदर, ये आम कोर्ट में नहीं चल सकेगा। तो ये सेक्शन 83 मैच्योरिटी का है। इसके बाद सेक्शन 84 इंसैनिटी का। इंसैनिटी मतलब आप इससे कहते हैं कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट टाइम ऑफ डूइंग इट बाय पर्सन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। मतलब कोई बंदा एक काम करता है, इसके जब ये काम कर रहा था इस वक्त इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, ठीक है ना। इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, मतलब इसकी पोजीशन ऐसी थी कि उस नेचर ऑफ एक्ट को समझने से कासिर था। किसी नशे की हालत में था, पागल था, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो इसने आके अपनी पागलपन के अंदर कोई एक्ट अंजाम देता है, तो इसने भी कोई ऑफेंस अंजाम नहीं दिया। इसको भी एक्सेप्शन हासिल है और इसके खिलाफ भी मुकदमा नहीं चल सकता। इसके बाद अगला हमारे पास सेक्शन 85-86 इंटॉक्सिकेशन का है। इंटॉक्सिकेशन कहते हैं नशे को इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। अच्छा, इंटॉक्सिकेशन को मैंने पूरा नहीं पढ़ना, 2 सेक्शन है। 85 ये वाला हमारे पास 85 है और यहां से नीचे वाला हमारे पास 86 है। इन दोनों 2 सेक्शंस क्यों? 2 सेक्शन इसलिए हैं, इंटॉक्सिकेशन के अंदर बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट, मतलब ये इस नशे की वजह से ये समझता नहीं था इस काम को, भाई ये मैं कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। लेकिन ये मसला ये है कि इसमें ये नहीं है कि इसने जानबूझ, किसी ने चरस लगाया, ये शराब पर गिलास पी लिया, पीने के बाद नुकसान, नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता। इसका नेक्स्ट सेक्शन में ये इसमें इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन आएगी। इसने ये कहा कोई बंदा इंटॉक्सिकेटेड इनके विल के बगैर, मुझे पता नहीं था कि ये शराब है, गलती से किसी चीज के अंदर मिला के पिलाया गया, पता नहीं मुख्तलिफ तरीकों से इंजेक्ट किया गया, जो भी करने के बाद मेरी दिमागी हालत ऐसी करके मुझे जब छोड़ा जाता है, मैं समझता ही नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, तो इस सूरत में जो मैं जो जुर्म कर रहा हूं वो जुर्म नहीं होगा। अब ये क्या होगा, यहां पे इसके अंदर है जी, नेक्स्ट सेक्शन में इसका मजीद डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना। इंटॉक्सिकेशन shall be liable to dealt with as if he had the same knowledge. For example, अगर इस सेक्शन में ये कहता unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will, यहां पे जिक्र कर रहा है कि अगर इसके साथ जो नशा दिया गया है, इसको पागलपन का जो नशा इसको दिया गया है, वो इसके नॉलेज के बगैर दिया गया है या इसके अगेंस्ट हिज विल इसको जबरदस्ती पिलाया गया है, तो इस सूरत में ये जो है इसको जब भी एक्सेप्शन हासिल है। वरना अगर इसको ये इसके बगैर खुद इसने पिया है तो ये समझा जाएगा इससे पहले जिस तरह समझता था, जब सही हालत में है तो इसको जुर्म समझता था, तो वो तब भी जुर्म ही समझेगा।
तो हमारे पास दोबारा इसको मैं प्रिस्क्राइब करूं, मैंने शायद ज्यादा फैलाया इसको, कि एक सेक्शन नंबर 85 इंटॉक्सिकेशन, वो सेक्शन जिसके अंदर कोई बंदा नशे की हालत में नेचर ऑफ एक्ट को नहीं समझते हुए कोई एक्ट अंजाम देता है, अगर वो एक्ट ऑफेंस है तो इसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा, इसको एक्सेप्शन हासिल है। अगला सेक्शन कहता है कि वो नशा जो है इस सूरत में एक्सेप्शन हासिल है जब नशा इसके नॉलेज के बगैर दिया गया था या इसके विल के बगैर दिया गया था। अगर इसने खुद नशा इख्तियार किया था तो इस सूरत में इसको एक्सेप्शन हासिल नहीं है, इसको सेम सजा होगी जैसे इस ऑफेंस को इसने जानबूझ के अंजाम दिया है। इसी हवाले से इसके ऊपर मुकदमा चलेगा। जरूरी यह है कि इसके नॉलेज के बगैर नशा दिया गया हो या इसके विल के बगैर इसको जबरदस्ती कोई नशा दिया गया हो, इस सूरत में यह मुकदमा नहीं चल सकता। इसके बाद हमारे पास है सेक्शन 87 से लेकर 92 तक, ये कंसेंट के हवाले से। कंसेंट कहते हैं रिटर्न, मैंने अब कंसेंट को मैं उर्दू में क्या कहूँ, मुझे इससे अच्छा कोई आसान लफ्ज नहीं समझ आ रहा। कंसेंट कहते हैं मैंने एग्री किया, एग्रीमेंट किया, मैंने कहा जी जो मेरे साथ जो भी होगा कोई मसला नहीं। कहते हैं ना बहुत सारे गेम्स रेसलिंग के अंदर चले जाते हैं, बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें बाकायदा पहले कंसेंट लिया जाता है। टीवी के अंदर जो शोज चलते हैं, गेमिंग शोज, इसमें जो टीवी का एडमिनिस्ट्रेशन जो इनसे कंसेंट लेती है, इसके अंदर जो भी मेरे ऊपर नुकसान होगा मैं खुद इसका जिम्मेदार हूँ। तो इस सूरत में इसके खिलाफ कोई भी मसला अल्लाह ना करे हो जाता है तो इसका जिम्मेदार जो है वो नहीं है, वो बंदा खुद जिम्मेदार है क्योंकि इसने कंसेंट दिया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, सर्जन जो है इसने कोई ऑपरेशन करना है किसी को, इसको पता है कि इस ऑपरेशन तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर डेथ होगी, डॉक्टर की इंटेंशन भी नहीं हो सकती है क्योंकि डेथ किसी को मारने के लिए नहीं ऑपरेशन करता है, लेकिन ये पहले लिख के लेता है कि मैं पेशेंट से या पेशेंट के रिश्तेदारों से, इनके बड़ों से, अगर कोई छोटा बच्चा है तो इनके बड़ों से लिख के लेता है कि अगर इसमें कोई मसला होगा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। विल देते हैं कि विल देने के बाद ऑपरेशन कराते हैं। अब ड्यूरिंग ऑपरेशन जो कोई भी मसला हो जाता है, कोई डेथ हो जाती है, कोई ऑपरेशन नाकाम हो जाता है, इसके ऊपर डॉक्टर के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकता। इस हवाले से गेम्स में भी नहीं हो सकता। तो सेक्शन नंबर 87 से लेकर 92 तक वो सारे सेक्शन मुख्तलिफ सिचुएशंस के साथ कॉन्सेप्ट के हवाले से हैं। अगला हमारे पास आ गया 93, कम्युनिकेशन। No communication made in good faith is an offense by reason of any harm to the person to whom it is made for the benefit of that person. मतलब कोई भी कम्युनिकेशन जो किसी बंदे के बेनिफिट के अंदर आप किसी को बता देते हैं, इसके कॉज में कोई ना कोई नुकसान हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कम्युनिकेशन करने वाला नहीं है। इसकी बेहतरीन मिसाल मैं पहले ही बता चुका हूँ। मौजूदा जो है कोरोना की बीमारी चल रही है, अगर मैं डॉक्टर ने किसी को कहा जी आपको कोरोना है, तो बताना पड़ेगा कि अब कोरोना है जी, आप आइसोलेशन में रहो, वरना कैसे कहेगा। आपको कोई भी मरज है, आपको ये एहतियाती इक़दाम करने हैं। अगर ये कहने के ऊपर किसी मरीज को अचानक इसका दिल का दौरा पड़ गया, जी पता नहीं वो इसका दिल का दौरा पड़ने से वो बंदा जो है मर गया, इसको सुन नहीं सका, सह नहीं सका, किसी को बोलो कोरोना है, पता नहीं क्या है कि वो मर रहा है, तो इस सूरत में वो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है जिसने इसको बताया था। तो लिहाजा डॉक्टर ने इसको गुड फेथ में बताया था, बताना तो पड़ता, इलाज के लिए उसको जरूरत थी। तो लिहाजा कम्युनिकेशन इन गुड फेथ कोई ऑफेंस नहीं है। इसके बाद हम कहते हैं सेक्शन नंबर 94, कंपल्जन, मजबूरी में। एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस, ये देखो यहां पे कहा है, except murder and offense against the state, punishable with death. Nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by threat, which at the time of doing it. मतलब except murder, जनाब कत्ल के अंदर कोई मजबूरी नहीं, आप मजबूरी के तहत किसी की जान नहीं ले सकते। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, स्टेट के खिलाफ कोई ऑफेंस मजबूरी के तहत आप नहीं कर सकते, जिनकी अगर करते हो तो इसके डेथ पनिश है, जिसको डेथ पनिश की जाएगी, सजाए मौत है इसको। इनके अलावा कोई भी काम आप मजबूरी के तहत करते हो, नहीं करते, आपको जान को खतरा था। फॉर एग्जांपल मेरे सर पे पिस्तौल लगा था, कहता है जाओ जी मेरे साथ फला ताला तोड़ो, वो पिस्तौल लगा के बैठा, मैंने ताला तोड़ा, फिर अंदर गए जी घर के अंदर के फला बॉक्स से जाके सामान निकालो, पैसे निकालो, मैंने पैसे निकाल के इसको दिए क्योंकि मेरे सर पे गन लगी हुई थी, अगर नहीं करता तो मुझे मार देता। तो इस सूरत में मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा। मैंने जो भी काम किया मजबूरी की हालत में किया, मेरी जिंदगी को खतरा था तो मैंने कोई जो छोटा जो ऑफेंस था वो मैंने अंजाम दिया। हाँ जी, मैं मर्डर नहीं कर सकता कि भाई मेरी जान को खतरा था तो किसी की जान को मैं नहीं ले सकता, मेरी जान को खतरा था तो स्टेट के खिलाफ मैं कोई काम
नहीं कर सकता। जब मर्डर और जो चीज़ें निकाल देते हो तो बाकी छोटे छोटे जराइम बचते हैं। इन जराइम को मजबूरी के तहत अगर आप करते हैं, आपकी जान को खतरा है, आपकी प्रॉपर्टी को खतरा है, आपकी इज्जत को खतरा है, तो इस सूरत में आप कोई काम अंजाम देते हो मजबूरी में, तो वो ऑफेंस नहीं कहलाता, इसको भी एक्सेप्शन हासिल है। सेक्शन नंबर 95 है काजिंग स्लाइट हार्म। स्लाइट हार्म बिल्कुल ऐसा हार्म जैसे मैंने कहा जी, किसी को पिन मारा मैंने किसी को, तो हल्का सा पिन चुभ गया जी, वो मुकदमा नहीं कर सकता, इसको भी एक्सेप्शन हासिल है जी। इसके बाद अगला हमारे पास आता है 96 to 106। अब यहां पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आता है, मतलब आप प्राइवेट डिफेंस में कोई भी, इवन की किसी की जान तक भी ले सकते हो। मेरी जान को खतरा है तो मैं किसी की जान ले सकता हूं। तो प्राइवेट डिफेंस जो है इतना आसान नहीं है। प्राइवेट डिफेंस को मुझे साबित करना है कि मेरी जान को खतरा था। जनाब, जब तक आप कमजोर हैं, अगला पावरफुल आपके पास आया है, देन आपको हक हासिल है कि आप प्राइवेट डिफेंस में किसी की जान ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मेरे सर पे पिस्तौल रखा, अब मैंने पिस्तौल किसी चीज से मार के पिस्तौल उठा लेता हूं, उठा के गोली मार देता हूं, प्राइवेट डिफेंस नहीं है। प्राइवेट डिफेंस और क्राइम के दरमियान एक छोटा सा डिफरेंस है। यह कोई आसान नहीं है कि प्राइवेट डिफेंस को प्रूफ करना। तो लिहाजा प्राइवेट डिफेंस और क्राइम के अंदर छोटा सा डिफरेंस है। अगर वो छोटा सा डिफरेंस मिस हो गया तो क्राइम बन सकता है। तो लिहाजा इस चैप्टर नंबर 96 से लेके 106 तक इंशाल्लाह हम अगली क्लास में बताएंगे। अगली क्लास के लिए मैं इंशाल्लाह अपलोड कर लूंगा, आप इसको देख लें कि सेक्शन 96 और 106 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर इंशाल्लाह हम प्राइवेट डिफेंस को डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, उम्मीद है जनरल एक्सेप्शन चैप्टर नंबर 4 मैंने पूरे पढ़ाए आपको, सवाए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के। उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई होगी। क्लास समझ आ गई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।